हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की जा रही है। टॉप 10 मॉडल पेपर है वो करवाऊंगा परीक्षा तक। दोस्तों, आज अपना इसमें पहला नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, परीक्षा में जाने से पहले आपको ये टेस्ट है वो जरूर देखना है। और दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। वहां पर आपको ये सारे के सारे मॉडल पेपर है वो देखने को मिल जाएंगे। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 1। देखिए, भाग 1 के अंदर राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न, मुगल बादशाह अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुगल बादशाह अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो था दोस्तों कौन? तो दोस्तों दसवंत। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दसवंत। ठीक है दोस्तों, ये दसवंत है, ये एक दोस्तों कहार का बेटा था। किसका बेटा था? दोस्तों कहार का ये बेटा था। और इसके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि दोस्तों उसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग दिया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद में यह महान चित्रकार है, ये दोस्तों मानसिक रूप से दोस्तों ये विक्षिप्त हो गया था। ठीक है, और 1584 ईस्वी में दोस्तों इसने आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दसवंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की जो स्थापना है वो दोस्तों किसने की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। कब? दोस्तों 1875 में। ठीक है, कहां पर की थी? बंबई में की थी। ठीक है, और यहाँ पर इसको याद रखना, 1875 में दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहां पर? बंबई में। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो दोस्तों लाहौर में बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को काल कर्मानुसार लगाते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को अपने को यहाँ पर चुनना है। ठीक है, यानी कि अपने को काल कर्मानुसार जमाना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, बताइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कब आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ये आयोजित हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, और दांडी मार्च, दोस्तों दांडी मार्च हुआ था, ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। 24 दिन की यात्रा थी। ठीक है, 385 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। और ये 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी जाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आप 1930 करना है, दांडी मार्च 1930। ठीक है, पूना पैक्ट, दोस्तों पूना पैक्ट के बारे में तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से दोस्तों स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया था। ठीक है, और ये हुआ था दोस्तों 24 सितंबर 1932 को। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें 1932 कर लेना आप। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, दोस्तों गांधी इरविन समझौता है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1931 को। ठीक है, इसे गांधी इरविन समझौता है वो कहा गया। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों अब इसका अपन क्या करेंगे, ये तो था दोस्तों 5 मार्च। ठीक है, और ये देखिए 1931 दो बार आ रहा है, तो मैं आपको इसकी डेट भी बता देता हूँ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये दोस्तों, ये गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक चला था ये। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सितंबर कर लेना, 7 सितंबर से 1 दिसंबर। तो अब दोस्तों अब इसको आप काल कर्म अनुसार आसानी से जमा सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा? दांडी मार्च जो 1 नंबर पे आएगा। फिर आएगा दोस्तों इसमें मार्च 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, यानी कि 2-4-1-3 2-4-1-3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा 2-4-1-3। देखिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको देखना बहुत जरूरी है। आप अपना स्कोर है वो चेक कर सकते हैं, और रोजाना आपको दोस्तों एक मॉडल पेपर है वो
आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। जल्द ही दोस्तों इसका टाइम भी है वो सेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था? कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमरकोश। अमरकोश है ये दोस्तों गुप्त काल में रचा गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अमर सिंह द्वारा रचित था दोस्तों ये अमरकोश, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल था दोस्तों ये। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था। बताइए स्वराज पार्टी से संबंधित कौन नहीं था? तो दोस्तों चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, विट्ठल भाई थे पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू है, ये दोस्तों स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? दोस्तों मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री है वो बनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। मत्स्य संघ है ये राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण था, और इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये रियासतें हैं वो शामिल की गई थी। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ष 1919 में हुए कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया के किस नेता ने भाग लिया था? वर्ष 1919 में हुए कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया के किस नेता ने भाग लिया था? तो बताइए बिजोलिया के किस नेता ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विजय सिंह पथिक ने भाग लिया था। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश अपनी उत्पत्ति किससे मानते थे? गुर्जर प्रतिहार राजवंश अपनी उत्पत्ति है वो किससे मानते थे? तो दोस्तों ये लक्ष्मण से मानते थे दोस्तों। किससे? लक्ष्मण से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। कालीबंगा सभ्यता के संबंध में गलत कथन का अपने को क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों इसमें देखिए गलत कथन बताना है कि कौन सा इसमें गलत कथन है। देखिए कालीबंगा के लोग ग्रिड प्रणाली के आधार पर कृषि कार्य को अपनाते थे। तो दोस्तों ये पहला कथन है दोस्तों बिल्कुल सही है। ग्रिड पैटर्न यानी कि दोस्तों खेत की जो जुताई है वो आड़ी तिरछी की जाती थी। ठीक है, यानी कि ग्रिड पैटर्न, ये ग्रिड पैटर्न होता है आड़ी तिरछी। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता के लोग मृत शरीर को दफनाते पर कुंडल व दर्पण साथ रखते थे। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई। तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। कालीबंगा के उत्खनन से दोस्तों ये सिद्ध हुआ है कि यह एक नगर प्रधान सभ्यता थी, ग्रामीण प्रधान सभ्यता नहीं थी। ठीक है, ये एक नगर प्रधान सभ्यता थी। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसमें गलत दे रखा है। और बाकी देखिए कालीबंगा सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा पद्धति से परिचित थे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसकी सहायता से जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा में 1857 की क्रांति के विद्रोह का दमन कर राम सिंह को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था? किसकी सहायता से जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा में 1857 की क्रांति के विद्रोह का दमन कर राम सिंह को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों करौली का शासक मदन पाल सिंह। करौली का शासक मदन पाल सिंह है वो अपनी सेना दोस्तों कोटा लेकर गया था और राम सिंह को दोस्तों वहां से मुक्त करवाया था। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित में से अपने को क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा सत्य कथन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला बढ़ता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल इसमें सही है। तीसरा देखिए जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मल्लीनाथ जी के ऊपर
मालीनाथ है, मालानी नाम है वो रखा गया था मल्लीनाथ जी के ऊपर, देवनारायण जी के ऊपर नहीं रखा गया। तो ये अपना तीसरा नंबर का कथन गलत हो जाएगा। और 1 और 2 कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, स्वर्ण नगरी जैसलमेर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किस माह में प्रतिवर्ष मरु मेले का आयोजन किया जाता है? बताइए, मरु मेले का आयोजन है वो दोस्तों कौन से महीने में किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है फरवरी माह में। दोस्तों प्रतिवर्ष फरवरी माह में मरु मेले का आयोजन है वो किया जाता है, कहां पर? जैसलमेर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण है वो दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है राव राजा बरसिंह हाड़ा के द्वारा दोस्तों ये बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण है वो करवाया गया था। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ व सीकर आदि क्षेत्रों में किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ व सीकर आदि क्षेत्रों में किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों कौन से नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों गींदड़ नृत्य का आयोजन है वो किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गींदड़ नृत्य याद रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग्म दोस्तों कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए वीर विनोद पुस्तक है वो दोस्तों श्यामल दास के द्वारा रचित है, बिल्कुल सही बात है। बीसल देव राजसो दौलत विजय, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बीसल देव राजसो पुस्तक है वो किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों नरपति नालह के द्वारा। ठीक है, नरपति नालह की रचना है दोस्तों बीसल देव राजसो। और राज रत्नाकर ये दोस्तों सदाशिव की रचना है, बिल्कुल सही है। और अजितोदय है ये दोस्तों भट्ट जगजीवन की रचना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अब अपन दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 16 से लेकर 25 तक। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, अधिकांश राज्य स्तरीय स्टार्टअप नीतियों 2025 से 2030 में निम्न में से किस पर विशेष बल दिया गया है? दोस्तों राज्य स्तरीय स्टार्टअप नीतियों में निम्न में से किस पर विशेष बल दिया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीड फंड, ऋण सहायता और आईपीआर समर्थन में दोस्तों विशेष बल है वो दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, देखिए डीप टेक स्टार्टअप को विशेष प्रोत्साहन हेतु मान्यता की अवधि को कितने वर्षों तक बढ़ाया गया है? डीप टेक स्टार्टअप को विशेष प्रोत्साहन हेतु मान्यता की अवधि को कितने वर्षों तक बढ़ाया गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 20 वर्षों तक। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 20 वर्षों तक। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना मुख्यतः किस वर्ग के कौशल विकास से संबंधित है? पीएम विश्वकर्मा योजना मुख्यतः किस वर्ग के कौशल विकास से संबंधित है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार। पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना यानी कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो बताइए दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी कम करना। शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी कम करना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, लाडो प्रोत्साहन योजना किसके लिए है? तो दोस्तों लाडो प्रोत्साहन योजना है वो किसके लिए है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बेटी के जन्म पर बचत बॉन्ड से संबंधित है दोस्तों ये लाडो प्रोत्साहन योजना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश में नेपियर घास पर आधारित सबसे अधिक बायो सीएनजी उत्पादन करने वाला पहला प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये पहला प्लांट है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? नेपियर घास पर आधारित
प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट है वो तैयार किया जा रहा है, तो ये बाड़मेर जिले में किया जा रहा है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय श्रम एवं रोजगार सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय श्रम एवं रोजगार सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है 4 नए श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन। 4 नए श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, बामनवास काकड़ पंचायत के बारे में सही कथन नहीं है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि बामनवास काकड़ पंचायत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों ये कहां पर है? तो ये कोटपुतली बेरोड जिले में है, बामनवास काकड़ पंचायत। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक पंचायत बनी है, बिल्कुल सही बात है। यह नागौर जिले में स्थित है, गलत हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया ये कोटपुतली बेरोड जिले में है। इसे एनपीओपी मानकों के तहत पूर्णतः जैविक पंचायत के रूप में प्रमाणित किया गया है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए यहाँ पे COFED द्वारा प्रमाणन सुगम बनाया गया है, तो दोस्तों ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो सही नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन और एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन और एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों कहाँ पर आयोजन हुआ है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिलने के बाद राजस्थान के कुल जीआई उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? बताइए, नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिलने के बाद राजस्थान के कुल जीआई उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों ये 19 हो गई है। कितनी हो गई है? 19। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, देखिए कुल 23 जीआई हो चुके हैं, जिसमें से 19 उत्पाद और 4 लोगो हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। अब अपन देखिए आगे भाग 3 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, भाग 3 के अंदर 5 प्रश्न है हिंदी व्याकरण के। देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? बताइए, विसर्ग संधि का उदाहरण दोस्तों किसमें नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए अंतश्चक्षु, आश्चर्य और यशस्शेष, तो दोस्तों इन तीनों के अंदर है वो विसर्ग संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। यहाँ पे जो संश्लिष्ट दे रखा है, ठीक है, संश्लिष्ट, ये संश्लिष्ट है वो दोस्तों सम प्लस स्लिट, तो दोस्तों इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, हिंदी प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? हिंदी प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए अगाड़ी। अगाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगाड़ी का क्या हो जाएगा दोस्तों? आगे, आगे प्लस आड़ी। ठीक है, आगे प्लस आड़ी। तो यहाँ पर जो आड़ी है ये दोस्तों क्या है? ये हिंदी प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब यहाँ पे जादूगर दे रखा है, जादू प्लस गर। ठीक है, तो ये गर है वो क्या है? अरबी फारसी प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसमें आरडी है वो क्या है? हिंदी प्रत्यय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, अवर शब्द का उचित विलोम है। अवर शब्द का उचित विलोम है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा, अवर का हो जाएगा प्रवर। क्या हो जाएगा? प्रवर। तो यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उन्नत का हो जाएगा अवनत और अवसर का हो जाएगा अनवसर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दातव्य, दोस्तों दातव्य शब्द है वो दोस्तों अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा दोस्तों? आदद है, या, तय और आदव्य और ये। ठीक है, ये शुद्ध शब्द होगा दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, बाकी इसमें सारे शुद्ध शब्द है। तो आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में से असंगत को चुनना है। असंगत कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बिक्विस्ट यानी कि वसीयत, बिल्कुल सही बात है। इसमें देखिए अपेंडिक्स दोस्तों परिशिष्ट, बिल्कुल सही बात है। बैड कंडक्ट
दुराचरण, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखिए फोरबिड, फोरबिड का मतलब दोस्तों क्या होता है, निषेध करना होता है। क्या होता है, निषेध करना। यहाँ पर ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एग्जेम्प्ट होता है छूट देना, ठीक है, फोरबिड का मतलब होता है निषेध करना, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर से संबंधित अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार 31 से 35 तक, ठीक है। एक प्रश्न भी देखिए इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। दोस्तों अपने को खाली स्थान भरना है टेंस के माध्यम से। देखिए यहाँ पे त्रिशा स्वोर दैट सी द बैग, बताइए खाली स्थान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, ये इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का है वो प्रयोग हुआ है, तो इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर इसका हैड नॉट स्टोलन आएगा, इसमें हैड नॉट स्टोलन, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों, चूज द करेक्ट एंटोनियम टू द गिवन वर्ड। दोस्तों यहाँ पे अपने को विलोम शब्द बताना है, ठीक है। तो दोस्तों विलोम शब्द देखिए यहाँ पे प्लेगमेटिक। दोस्तों प्लेगमेटिक को हिंदी में क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं सुस्त। क्या बोलते हैं, सुस्त बोलते हैं, ठीक है। और इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों एनर्जेटिक। क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक, यानी कि दोस्तों इसमें ओजस्वी या शक्तिशाली आप बोल सकते हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे चूज द करेक्ट चूज द करेक्ट इंग्लिश वर्ड। यहाँ पर हिंदी में दोस्तों वर्ड दे रखे हैं विधेयक, आयोग और विनियोजन, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए विधेयक को बोलते हैं दोस्तों बिल, ठीक है, आयोग को बोलते हैं कमीशन और विनियोजन को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, खाली स्थान भरना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्लास्टिक बैग्स आर सिंबल्स ऑफ कंज्यूमर सोसाइटी, दे आर फाउंड एवरीवेयर, दे आर फाउंड वेयर एवर यू ट्रेवल। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों, इसमें क्या आएगा, तो इसमें हो जाएगा यूबिक्विटस, यूबिक्विटस हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों सर्वव्यापी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है सी इज टीचिंग फ्रेंच टू चिल्ड्रन, सी इज टीचिंग फ्रेंच टू चिल्ड्रन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट फ्रेंच बाय हर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब अपन आगे है वो सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों 36 नंबर का प्रश्न है, 36 से 40 तक अपन पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के भार का अनुपात है, बताइए दोस्तों अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के भार का अनुपात है, तो वो अनुपात कितना है, तो दोस्तों वो अनुपात है हमेशा द्रव्यमान द्वारा दोस्तों 14:3 के अनुपात में विद्यमान है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 14:3 के अनुपात में। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 37 नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ये एक अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है। देखिए ZnS प्लस CuSO4 AQ, फिर दोस्तों यहाँ पे ZnSO4 AQ प्लस CuS किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों ये कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो यहाँ पर है दोस्तों ये रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो दोस्तों विस्थापन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों। इस अभिक्रिया में Zn यानी कि जिंक ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 में विलयन से स्थापित कर दिया था, ठीक है, कर दिया या हटा दिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विस्थापन अभिक्रिया, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एक ग्राम बर्फ को 0 डिग्री पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा, तो बताइए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 0 डिग्री पर 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। कितनी? 80 कैलोरी उष्मा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बर्फ के गलन की उष्मा का मान है वो दोस्तों 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखिए 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः पिघलाने के लिए दोस्तों अपने को 80 इंटू 4.186 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 4.16 क्या है? 4.186 है, ये दोस्तों 1 कैलोरी है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। ठीक है, तो 80 इंटू 4.186 करेंगे तो 334.88 आएगा। ठीक है, तो ये 334 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर जूल में पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया किसके द्वारा? तो ये सटन व बोवेरी के द्वारा दिया गया, सटन व बोवेरी के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, सटन व बोवेरी के द्वारा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पर दोस्तों प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन वर्ष 1979। ठीक है, प्रथम है दोस्तों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन वर्ष 1979 दोस्तों ये बिल्कुल सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल, तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अपने को कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना था, तो यहाँ पर दोस्तों सारे के सारे ही दोस्तों सही सुमेलित है। यहाँ पर कोई भी कथन है वो सही सुमेलित है, मतलब असत्य कथन कोई सा ही नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों भाग 6 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन सम्मिलित नहीं होता है? बताइए, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए एक समिति बनाई जाती है और उस समिति में कौन सम्मिलित नहीं होता वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें लोकसभा का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति नहीं रहता दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया तो दोस्तों ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत है भारत की संविधान सभा का गठन है वो किया गया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा कथन गलत है वो बताना है। देखिए, भारत के किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद 355 में संघ सरकार के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राष्ट्रपति शासन लग जाने पर 2 माह के भीतर संसद के किसी एक सदन के विशेष बहुमत से अनुमोदन लेना होता है। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये कथन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, 1 माह के भीतर दोस्तों 1 माह के भीतर दोस्तों संसद के किसी एक सदन में विशेष बहुमत से अनुमोदन लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें 2 माह है वो गलत दे रखा है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों के निस्तारण की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अधीन आती है?
केंद्र और राज्य के मध्य विवादों के निस्तारण की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारी के अधीन आती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आरंभिक अधिकारी के अंतर्गत। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो विकल्प है। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो विकल्प है। तो विकल्प क्या है? तो दोस्तों संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो राजस्थान भूगोल के 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार। देखिए यहाँ पे 7 नंबर का भाग है राजस्थान भूगोल, 5 प्रश्न। देखिए यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शेखावाटी भाग व नागौर उच्च भूमि किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? तो दोस्तों कौन से जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? तो दोस्तों ये अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, असंगत युग्म का क्या करना है? चयन करना है। असंगत युग्म कौन सा है वो बताना है। यहाँ पर देखिए चूना पत्थर का जो उत्पादन है वो दोस्तों यानी कि चूना पत्थर की खान है वो दोस्तों कहाँ पर है? सोनू के अंदर है। बिल्कुल सही बात है। सोनू कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है। बेराइट्स की खान है वो दोस्तों कहाँ है? घाटोली में है। कहाँ पर है दोस्तों? घाटोली के अंदर है। ठीक है, भरतपुर में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए बेरिलियम की खान है वो गुजरवाड़ा में है। दोस्तों बिल्कुल सही है, गुजरवाड़ा, बांदर सिंदरी। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों बेरिलियम की खान। और अब्रक बरडालिया दोस्तों ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सीसा दस्ता की खान है दोस्तों बरडालिया बांसवाड़ा में। यहाँ पर अब्रक की जो खान है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसके खनन क्षेत्र है वो चंपागुड़ा, मावली, सिंदरियास, नाथकेनेरी। ठीक है, ये अब्रक के खनन क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा है? बताइए कौन सा नगर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से दोस्तों धौलपुर जुड़ा है। ठीक है, धौलपुर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला रहा है। दोस्तों 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला रहा है, तो वो कौन सा रहा है? वो रहा है दोस्तों बाड़मेर। कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है दोस्तों बाड़मेर में दशकीय? तो वो है 32.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और सबसे कम वृद्धि है वो श्री गंगानगर में हुई है दोस्तों 10% की। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नोक सोलर पार्क किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? नोक सोलर पार्क किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब अपन भाग 8 के अंदर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित दोस्तों 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कोर्ब में अक्षर डी का क्या आशय है? दोस्तों पोस्ट कोर्ब सूत्र दिया था किसने? लूथर गुलिक ने। ठीक है, और ये पोस्ट कोर्ब में जो डी है, डी का अर्थ क्या है? तो देखिए पी का अर्थ होता है प्लानिंग। पी का सबसे सारा ही बता देता हूं दोस्तों। पी का मतलब होता है प्लानिंग। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, और एस का मतलब होता है दोस्तों स्टाफिंग यानी कि नियुक्ति करना, और डी का मतलब होता है दोस्तों डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन करना। ठीक है, और दोस्तों सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, क्या होता है? समन्वय। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, और ओ का मतलब होता है दोस्तों इसमें ओ का तो मतलब बताया ही था ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे रिपोर्टिंग, और बी का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर है बजटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर डी का मतलब क्या है? तो दोस्तों वो है डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टीक्यूएम का वृद्ध स्वरूप है। टीक्यूएम का वृद्ध स्वरूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसकी? टीक्यूएम। तो दोस्तों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, पर्यवेक्षण की प्रमुख विशेषता है। पर्यवेक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? पर्यवेक्षण की प्रमुख विशेषता है विश्लेषण करना, परामर्श प्रदान करना, संयोजक कड़ी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 54 नंबर का प्रश्न है, नेतृत्व की किस शैली का प्रयोग कर्मचारियों की अनुभवहीनता, असुरक्षा एवं अकुशलता की स्थिति में किया जाता है? नेतृत्व की किस शैली का प्रयोग कर्मचारियों की अनुभवहीनता, असुरक्षा एवं अकुशलता की स्थिति में किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक तंत्रीय शैली। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक तंत्रीय शैली। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या है? बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों वो प्रतिशत है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 50%। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 50%। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 में दिसंबर माह में किस शहर में हुई थी? दोस्तों बताइए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना है वो 1957 में दोस्तों दिसंबर माह में किस शहर में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राज्य की सर्वोच्च शैक्षिक संस्था मानी जाती है, राज्य की सर्वोच्च शैक्षिक संस्था है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों बताइए, तो वो है दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य एनसीईआरटी करता है, राज्य स्तर पर दोस्तों वही कार्य आरएससीईआरटी करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 58 नंबर प्रश्न है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान आईएएसई का उद्देश्य क्या है? बताइए, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान का उद्देश्य है क्या है? इसका उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसका जो उद्देश्य है माध्यमिक विद्यालय, शाला संगम तथा शिक्षकों को शैक्षिक नवाचारों से अवगत करवाना, बिल्कुल सही है। माध्यमिक स्तर पर प्रयोग एवं अनुसंधान संपन्न करवाना, बिल्कुल सही बात है। रोजगार उन्नयन के लिए कार्यक्रम बनाना, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सारे के सारे सही है दोस्तों, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान के उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 59 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसके तहत डाइट्स की स्थापना चरणबद्ध रूप से पूरे देश में की गई थी? निम्नलिखित में से किसके तहत डाइट्स की स्थापना चरणबद्ध रूप से पूरे देश में की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों प्रोग्राम ऑफ एक्शन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 21 मार्च 2005 को की गई थी दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ब्रोन फेन ब्रेनर के अनुसार सांस्कृतिक मूल्य भाग है। तो दोस्तों सांस्कृतिक मूल्य भाग है वो कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों बताइए कौन सा भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्रत मंडल का भाग है दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्रत मंडल का। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, अनुबंध होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। तो वो क्रम है दोस्तों इसमें CS, US और UR। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यह परिभाषा दी है। तो दोस्तों ये परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों ये परिभाषा है वो J.A. स्टीफन ने दी है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे एक छोटा बच्चा अपने पिता के जूते पहन लेना
और उन्हीं की भांति बैग लटकाकर ऑफिस जाना समायोजन का यह तरीका कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है समायोजन का यह तरीका? तो दोस्तों ये तादात्म्यकरण कहलाता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तादात्म्यकरण। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ब्रिजेज के स्वेगात्मक विकास के अनुसार बालकों में उल्लास व प्रेम का भाव कौन सी आयु में प्रकट होता है? ब्रिजेज के स्वेगात्मक विकास के अनुसार बालकों में उल्लास व प्रेम का भाव कौन सी आयु में प्रकट होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सी आयु में? तो दोस्तों ये 12 माह में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 12 माह में। दोस्तों अब अपन भाग 9 के अंदर रीजनिंग और गणित के 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर RAMO SCPSVXMJ, तो आगे क्या आएगा वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये R है, इसमें दोस्तों एक जोड़ा गया, ठीक है, तो क्या आया? S आया। ठीक है, A में 2 जोड़ा तो C आया। M के अंदर दोस्तों MNOP, तो इसमें 3 जोड़ा तो P आया। और O में दोस्तों 4 जोड़ेंगे, यानी कि 1 2 3 4 अपने को क्या करना है? प्लस करना है। V में 1 जोड़ा तो दोस्तों क्या आएगा? तो दोस्तों V में 1 जोड़ा तो W आएगा। X में 2 जोड़ा तो दोस्तों क्या आएगा? तो दोस्तों Z आएगा। M में 3 जोड़ा तो दोस्तों क्या आएगा? P आएगा। और J में 4 जोड़ा तो दोस्तों कितना आ जाएगा? N। तो यहाँ पर दोस्तों WZPN इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे उन संख्याओं का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 97, 86, 101। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 97, ठीक है, 97 और 101 में कितना अंतर है? तो दोस्तों इसमें 4 का अंतर है, यानी कि 4 प्लस किया है। ठीक है, और फिर दोस्तों आगे देखिए, आगे दोस्तों 101 और 107 में कितने का अंतर है? तो दोस्तों 6 का अंतर है। ठीक है, और उसी प्रकार दोस्तों 86 और 89 में कितने का अंतर है? दोस्तों 3 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें आगे चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 3 में देखिए इसमें 4 और 6 में कितने का गैप है? 2 का। तो इसी प्रकार 3 में भी अपने को 2 का गैप करना है, तो 3 और 2 5। दोस्तों 89 में अगर अपन 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा कितना? 94। ठीक है, कितना आ जाएगा? 94। और यहाँ पर देखिए 4 6 8, 107 के अंदर अगर अपन 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 115। तो यहाँ पर दोस्तों 94 और 115 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि डी नंबर का रखना है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 94 और 115। आगे देखिए यहाँ पे P Q और R भाई है, P Q और R भाई है। ठीक है, ये P, ये Q और ये R, ये क्या है? भाई है। S R की माँ है, S है वो क्या है? R की माँ है। ठीक है, T P का पिता है, T है वो क्या है? P का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता? तो कौन सा सही नहीं हो सकता? तो यहाँ पर देखिए टी है वो एस का पति है, बिल्कुल सही बात है, टी है वो एस का पति है। ठीक है, टी क्यों का पिता है? तो टी है वो क्यों का पिता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। टी क्यों का पति है, टी है वो क्यों का पति है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एस है वो पी की माँ है, एस है वो पी की माँ है, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोस्तों इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है। ठीक है, आगे देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों में दिए गए सेट के बीच संबंधों को अच्छी तरह से दर्शाता है। छात्र, ईटन और अनुसंधान करता। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें छात्र, ईटन और अनुसंधान करता, तो यहाँ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायग्राम में बताना है, तो इसमें डायग्राम दोस्तों डी नंबर वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कुछ छात्र ईर्टन और कुछ छात्र अनुसंधान करता और कुछ दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पर 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 2.47 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, प्लस 3.53 के ऊपर बार, प्लस 0.05 के ऊपर बार, तो बराबर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अपन क्या करेंगे? तो दोस्तों इसमें 2.47 है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं
2.47 बटे 99 माइनस 2 करेंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। यहाँ पर आगे जो संख्या दे रखी है वो माइनस करेंगे। और दोस्तों उसी प्रकार यहाँ पे 3.53 बटे 99, पॉइंट हटाने के लिए 99 और -3 करेंगे इसमें, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 0.05 ठीक है बटे 99, ठीक है। तो इसमें से तो क्या माइनस करेंगे, 0 ही माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस अगर 0 लिखना चाहो तो लिख दो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, दो माइनस कर दो करोगे तो इसमें कितना हो जाएगा। तो दोस्तों 247 में से 2 गए तो कितना बचा, 245। तो 245 बटे 99 प्लस 353 में से 3 गए तो कितने बचे, 350। तो दोस्तों यहाँ पर 247 बटे 99 प्लस 350 बटे 99, ठीक है, प्लस दोस्तों यहाँ पे 5 बटे 99, ठीक है। बस दोस्तों यहाँ पर इसका अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों इसमें 99, तो 245 और 350 प्लस 5 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होगा कितना, 600। तो यहाँ पे 600 बटा 99, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों इसमें लिखेंगे 6.06 के ऊपर बार। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर ये लगा लेना इसके ऊपर। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का समांतर माध्य है वो ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 9, 6, 6, 5, 7, 5, 2, 4, 1, 0, इन सभी को टोटल करना है। कितनी संख्या है, तो 5 और 5 10, ठीक है। इन सभी का टोटल कितना होगा, 45 होगा, और कुल संख्या कितनी है, 10। तो बस भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा, 4.5। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दशमलव संख्या 0.323232 डॉट 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 का परिमेय संख्या p बटा q का रूप होगा। पता है p बटा q का रूप है वो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों माना x बराबर दोस्तों यहाँ पे 0.323232 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, दोस्तों 100x माइनस x बराबर दोस्तों इसमें 32.32 ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें x हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए x 2 x से x गया तो कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 99x बराबर दोस्तों इसमें 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 32 बटे 99। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, बहुपदों में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का एलसीएम क्या होगा। दोस्तों इसका एलसीएम क्या होगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम है वो इसमें होगा x प्लस 1 क्यूब x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देखिए दोस्तों 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुना थी, ठीक है। तो अब से 4 वर्ष बाद राम की आयु श्याम से केवल दुगनी होगी। राम की आयु वर्तमान आयु क्या है, राम की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों अगर अपन यहाँ पे क्या करें, ऑप्शन उठाएं, ठीक है, ऑप्शन उठा के देख लो, राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि मैंने ऑप्शन यहाँ पे उठा लिया दोस्तों 32 वर्ष, ठीक है। राम की आयु है वो दोस्तों क्या है, 32 वर्ष है। 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुना थी, यानी कि अगर श्याम की आयु है वो दोस्तों देखिए राम की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी, तो दोस्तों ये होगी 27, ठीक है। तो श्याम की आयु की कितनी है, 3 गुना, यानी कि श्याम की आयु कितनी होगी, 9 वर्ष, ठीक है। और अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद राम की आयु श्याम से केवल दुगनी होगी, श्याम से केवल दुगनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर देखिए इसमें अब से 4 वर्ष बाद, ठीक है,
यानी कि देखिए 32 है, ठीक है। और तो 5 वर्ष और जोड़ दीजिए इसमें, 9 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 14 हो जाएंगे, ठीक है। और 14 ये तो वर्तमान आयु हो गई दोस्तों, श्याम की वर्तमान आयु 14 वर्ष हो गई और राम की हो गई दोस्तों 32 वर्ष। अब इसमें ये पूछा है कि 4 वर्ष बाद राम की आयु श्याम से केवल दुगनी होगी, तो 4 वर्ष बाद में दोस्तों, अभी 32 है तो 4 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, 36 है। और इसकी 4 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, 18, 14 से 18 हो जाएगी, तो दुगनी हो रही है कि नहीं हो रही। देखिए 18 से 36 हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो यहाँ पर इसमें 32 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन उठा के कर लीजिए। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। यदि आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर हो तो मैदान का परिमाप क्या होगा। दोस्तों मैदान का परिमाप क्या होगा, तो इसमें आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर दोस्तों 500 दे रखा है, तो यहाँ पे 25 इंटू चौड़ाई, 25 इंटू चौड़ाई बराबर 500, ठीक है। तो यहाँ पर चौड़ाई निकालेंगे तो दोस्तों 500 में 25 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 20, तो चौड़ाई निकल कर आ गई दोस्तों 20, ठीक है। अब यहाँ पे परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालने का सूत्र क्या है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पे 2 प्लस लंबाई कितनी है दोस्तों 25, चौड़ाई कितनी है 20, तो यहाँ पर 45, ठीक है। 20 और 25 कितने होते हैं 45, 45 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 90 मीटर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो भी जरूर बताएं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।